हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब ठीक होंगे। चलो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। विद्युत धारा। विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही विद्युत धारा है। यानी विद्युत परिपथ के अंदर किसी बिंदु से एक सेकंड में गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या ही विद्युत धारा है। यह आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। आवेशों के प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। यदि विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा, इसको I द्वारा प्रदर्शित करें और आवेश Q द्वारा प्रदर्शित करें और समय को T द्वारा प्रदर्शित करें तो I बराबर Q बटे T, विद्युत धारा बराबर आवेश बटे समय। I बराबर Q बटे T। यहाँ पर जो T है वो सेकंड में है, T सेकंड में है। अगर हम इस T को इधर लाएं तो Q बराबर IT। इस सूत्र द्वारा हम आवेश का मान निकाल सकते हैं। आवेश से एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है। अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग किया जाता है तो धनावेश उत्पन्न होता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए जाते हैं तो ऋणावेश उत्पन्न होता है। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है, यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश Q है तथा T समय में N इलेक्ट्रॉन किसी बिंदु से गुजरते हैं तो T समय में उस बिंदु से गुजरने वाले कुल जो आवेश होंगे वो क्या होंगे, Ne। यदि हम ऐसे माने, यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है तथा T समय में N इलेक्ट्रॉन किसी बिंदु से गुजरते हैं तो T समय में उस बिंदु से गुजरने वाला कुल आवेश क्या हो जाएगा, Q बराबर Ne। यहाँ पर जो Q है आवेश को प्रदर्शित कर रहा है, N इलेक्ट्रॉनों की संख्या है और E इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान है वो है। और इलेक्ट्रॉन पर आवेश का जो मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। तो इस प्रकार हम विद्युत धारा को परिभाषित कर सकते हैं। यदि एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश E है तथा T समय में N इलेक्ट्रॉन किसी बिंदु से गुजरते हैं तो T समय में उस बिंदु से गुजरने वाला कुल आवेश Q बराबर Ne होगा। यदि हमें N का मान दे रखा है या E का मान दे रखा है तो हम आवेश का मान निकाल सकते हैं। यदि इलेक्ट्रॉनों की संख्या हमें निकालनी है तो Q बटे E इस सूत्र से हम निकाल सकते हैं, जो E का मान है 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। अगर हम विद्युत धारा की मात्रा की बात करें, विद्युत धारा का मात्रक
विद्युत धारा का जो मात्रक होता है, जैसे हमने ऊपर लिखा I बराबर Q/T। अब ये जो Q है आवेश है, और आवेश का जो मात्रक होता है वो कूलाम होता है, और जो समय है ये सेकंड में हमने लिया है, तो बराबर एम्पियर होगा। मतलब कूलाम बटे सेकंड बराबर एम्पियर होता है। तो जो एम्पियर है वही विद्युत धारा का मात्रक होगा। यदि हमें ये पूछा जाए कि जो 1 एम्पियर है, एक एम्पियर किसे कहते हैं, या 1 एम्पियर को परिभाषित कीजिए, तो हम इस सूत्र से हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि यदि Q बराबर 1 कूलाम हो, Q बराबर 1 कूलाम हो और T बराबर 1 सेकंड हो, और I यानी विद्युत धारा बराबर 1 एम्पियर होगी। Q का मान 1 एम्पियर हो, मतलब 1 कूलाम हो, और समय 1 सेकंड हो, तो वो 1 एम्पियर कहलाता है। यदि हम परिभाषा दें तो इस प्रकार लिख सकते हैं, विद्युत परिपथ में किसी बिंदु से 1 कूलाम आवेश 1 सेकंड में प्रवाहित हो तो उस परिपथ में विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर होगा। तो 1 एम्पियर को इस प्रकार हम परिभाषित कर सकते हैं। यदि हमें क्वेश्चन दिया जाए, जैसे मान लो कि आपको इस प्रकार दे रखा है कि 25 कूलाम आवेश है और 5 सेकंड में ये प्रवाहित होते हैं, तो विद्युत धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इस प्रकार लिख सकते हैं, I बराबर Q/T। अब Q का मान 25 कूलाम दे रखा है और जो समय है T का मान है 5 सेकंड है, तो ये कट जाएंगे और 5 एम्पियर विद्युत धारा का मान आ जाएगा। इस प्रकार हम जो भी न्यूमेरिकल के क्वेश्चन जो दिए जाते हैं वो इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। अब इसके बाद में आता है विभवांतर। विभवांतर क्या होता है, जैसे हमारे पास ये कोई विद्युत क्षेत्र है, इस जो बाउंड्री जो बनाई है इसमें ये क्या है, विद्युत क्षेत्र है, और इस विद्युत क्षेत्र में जैसे एक बिंदु A है और दूसरा बिंदु B है। A और B बिंदु दोनों ही विद्युत क्षेत्र में स्थित हैं। जब A बिंदु से B बिंदु तक हम किसी एकांक धनावेश को लाते हैं, या एक इकाई आवेश को लाते हैं, या एकांक धनावेश को लाते हैं, तो इस पर प्रतिकर्षण बल लगता है, और इस प्रतिकर्षण बल के विपरीत इस एकांक धनावेश को B बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको हम विभवांतर कहते हैं। यदि हम परिभाषा लिखें इसकी, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रतिकर्षण बल के विपरीत ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य
विभवांतर कहलाता है। मतलब इस एक बिंदु से बी बिंदु तक हम किसी एकांक धनावेश को लाते हैं तो ये इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा और उस प्रतिकर्षण बल के विपरीत हम ले जा रहे हैं, तो प्रतिकर्षण बल के विपरीत ले जाने में जो कार्य करना पड़ रहा है उस कार्य को ही इन दोनों बिंदुओं के बीच में विभवांतर कहा जाता है। एक बार फिर से इसको देख लीजिए। विद्युत क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रतिकर्षण बल के विपरीत ले जाने में किए गए कार्य को उन बिंदुओं के मध्य विभवांतर कहा जाता है या विभवांतर कहलाता है। जैसे एक बिंदु है ए से हम बी बिंदु तक ला रहे हैं तो a माइनस ए वी बी वी ए माइनस वी बी बराबर W बटे Q एकांक धनावेश है, ये विभवांतर हो गया। अगर इसकी विभवांतर की इकाई देखें तो कार्य का मात्रक जूल होता है और जो आवेश है इसका मात्रक कूलाम होता है, कूलाम। तो इसका जो मात्रक होगा वोल्ट मतलब जूल अपॉन कूलाम बराबर 1 वोल्ट होता है। यदि 1 वोल्ट को परिभाषित करें तो इस प्रकार कर सकते हैं कि यदि 1 कूलाम आवेश को हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य करते हैं तो वो 1 वोल्ट के बराबर होगा। इसके बाद में आता है विभव को भी V द्वारा ही हम प्रदर्शित करते हैं। विभव क्या है कि ये कोई हमारा विद्युत क्षेत्र है और अनंत से हम इस विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक एक धनावेश को लाते हैं, तो इसको लाने में जो कार्य करना पड़ता है उस कार्य को ही हम विभव कहेंगे। यानी एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वह उस बिंदु पर विभव कहलाता है। एकांक धनावेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है वह उस बिंदु पर विभव कहलाता है। तो विभवांतर और विभव दोनों आपको समझ में आया होगा। फिर से इसको देख लीजिए। विभवांतर क्या है? विभव क्षेत्र में एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक प्रतिकर्षण बल के विपरीत ले जाने में किए गए कार्य को उस बिंदु के मध्य विभवांतर कहा जाता है या कहलाता है। विभव क्या है? विभव में हम अनंत से किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु तक हम एकांक धनावेश को लाते हैं, तो इसको लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसको विभव कहा जाता है। अब इसके बाद में जो ओम का नियम है, ओम का नियम, ओम का नियम, देखिए ओम का नियम क्या होता है। ओम का नियम, यदि हम किसी भी चालक तार में अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होता है। कोई भी चालक तार है और उस चालक तार के अंदर हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो उसमें जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है उसके समानुपाती होता है। देखिए ये कोई चालक तार है ए और बी,
इस चालक तार का जो प्रथम सिरा है उसको ए बिंदु और जो अंतिम सिरा है उसको बी बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया गया है। अब देखिए इसमें अगर हम I विद्युत धारा प्रवाहित करें तो इसके दोनों सिरों पर विभवांतर उत्पन्न होगा V, विभवांतर उत्पन्न होगा V। अब ये जो विभवांतर उत्पन्न हो रहा है वो इस चालक तार में जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है I इसके समानुपाती होता है, यानी कि V समानुपाती I। यही ओम का नियम है। इसमें भौतिक अवस्था है वो स्थिर रहती है। अगर भौतिक अवस्था को स्थिर रखते हुए हम किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसके सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो उस चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। परिभाषा इस प्रकार लिख सकते हैं, यदि किसी चालक तार की भौतिक अवस्था स्थिर रहती है तो इसके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर इसमें प्रवाहित विद्युत धारा के समानुपाती होता है। यही क्या है, ओम का नियम है। यदि हम V समानुपाती I हम लिखते हैं तो जैसे ही हम समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं तो कोई स्थिरांक आता है। तो हमने स्थिरांक R लिया है। R यहाँ प्रतिरोध है, R क्या है, प्रतिरोध, जो एक स्थिरांक है। भिन्न भिन्न जो चालक तार हैं उनके लिए इनका मान अलग अलग होता है। यदि हम इस सूत्र से R का मान निकालें तो R बराबर क्या होगा, V/I। R को इधर रखते हैं और इसको इधर पक्षांतर करते हैं तो I R से गुणा में है और इधर जाके भाग में नीचे चली जाएगी। अब R का हम इससे जो मात्रक निकालें या प्रतिरोध का जो मात्रक निकालें तो V विभवांतर है और विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है जो हमने पहले पढ़ा है, और I यहाँ पर विद्युत धारा है और उसका मात्रक एम्पियर होता है। तो इन दोनों के बराबर 1 ओम होता है, ओम, जो इसको इस प्रतीक द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। ये अगर हमें 1 ओम की परिभाषा देनी है तो ये 1 ओम हो गया, ये 1 वोल्ट हो गया और 1 एम्पियर। यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसमें 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है तो वह 1 ओम कहलाता है। तो इस प्रकार 1 ओम की परिभाषा हम लिख सकते हैं। 1 ओम, यदि किसी चालक तार में 1 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके सिरों पर 1 वोल्ट विभवांतर उत्पन्न होता है। इसे 1 ओम कहते हैं, इसे 1 ओम कहते हैं। तो इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं और समझा सकते हैं। अब ये जो सूत्र हमें दे रखा है, इस सूत्र से हम विभिन्न प्रकार के जो प्रतिरोध वगैरह हैं वो निकाल सकते हैं। जैसे मान लो कि हमें एक क्वेश्चन दिया जाए कि किसी
चालक में 1.5 एम्पियर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है और उसमें उसके सिरों पर जो विभवांतर है, विभवांतर 1.5 वोल्ट उत्पन्न होता है, तो चालक का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। मतलब हमें I बराबर 1.5 एम्पियर दे रखा है और V बराबर 4.5 वोल्ट दे रखा है। तो हम इस सूत्र के अंदर R बराबर V बटे I, ये हमारे पास सूत्र है। इसमें मान रखें V का मान 4.5 और इसका मान 1.5। तो इसको जब हल करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 3 ओम आएगा। तो ये जो प्रतिरोध है ये 3 ओम उत्पन्न होगा, या इससे चालक तार का जो प्रतिरोध है 3 ओम होगा। अब ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। ओम के नियम का प्रायोगिक सत्यापन। देखिए, ये जो ओम ने जो ये नियम दिया गया था कि अगर कोई चालक तार में हम विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं अगर भौतिक अवस्था स्थिर रखते हुए, तो उसमें जो चालक तार के जो सिरों पर जो विभवांतर उत्पन्न होता है वो विद्युत धारा के समानुपाती होता है या नहीं होता है। इसको हम प्रयोग द्वारा हम समझेंगे कि ये सत्य है या गलत है। तो इसके लिए हमें जो उपकरणों की आवश्यकता होगी वो क्या क्या होंगे। एक तो होगा आपका प्रतिरोध, एक तो प्रतिरोध होगा और इस प्रतिरोध को हम इस प्रकार इस चिन्ह द्वारा इसको प्रदर्शित करते हैं। एक हमें कुंजी चाहिए, कुंजी, और कुंजी को हम इस प्रकार प्रदर्शित करेंगे। ठीक है, ये तो जो कुंजी है ये चालू कुंजी है। अगर बंद कुंजी हमें दर्शानी है तो इस प्रकार हम बंद कुंजी दर्शा सकते हैं। और एक हमें चाहिए एमीटर, एमीटर चाहिए जो विद्युत धारा को मापने वाला यंत्र है। विद्युत धारा को मापने वाला जो यंत्र है उसको एमीटर कहा जाता है। इस प्रकार हम एक एमीटर लेंगे और एक लेंगे हम वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर, इस प्रकार वोल्ट मीटर है V। ये ध्यान रखना कि एमीटर जो होता है इसको परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, जो हम आगे पढ़ेंगे। और वोल्ट मीटर है उसको समांतर या पार्श्व क्रम में जोड़ा जाता है, ये हमें ध्यान रखना है। इसके अलावा हमें एक धारा नियंत्रक चाहिए, धारा नियंत्रक, एक धारा नियंत्रक चाहिए, एक संयोजन तार चाहिए हमें। तो ये हमें जो उपकरण जो दिए गए हैं इसको हमें जोड़ना होगा और एक परिपथ बनाना होगा। अब परिपथ बनाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए ये हमें जो प्रतिरोध दिया गया है वो हम जोड़ लेते हैं और इस परिपथ के ये पार्श्व क्रम में हमने वोल्टमीटर जोड़ दिया है। और फिर इसमें जो एमीटर है इसके श्रेणी क्रम में हमने जोड़ दिया है। और यहाँ पर जो बैटरी है, यहाँ पर हमने बैटरी नहीं लिखी तो बैटरी भी हमें चाहिए, तो ये हमने बैटरी जोड़ दी है और संयोजन तार के द्वारा इसको जोड़कर यहाँ पर कुंजी लगा दी है। और यहाँ पर हम एक धारा नियंत्रक जोड़ देते हैं और धारा नियंत्रक जोड़ के हम इसको संयोजन तार से इस प्रकार जोड़कर परिपथ बना लेते हैं। अब देखिए, जो एमीटर जो होगा वो हमें विद्युत धारा का मान बताएगा कि विद्युत धारा कितनी है। और जो इस प्रतिरोध के दोनों सिरों के बीच में जो विभवांतर उत्पन्न होगा उसको ये वोल्टमीटर है ये विभवांतर को बताएगा। ये किसको बताएगा? विभवांतर को। अब देखिए, यदि हम एक इस प्रकार एक सारणी बनाएं, ये एक सारणी हमने जो इनसे जो मान प्राप्त होंगे उनके लिए एक सारणी बना लेते हैं। यहाँ हम विद्युत धारा का मान को दर्शाएंगे इस लाइनों में
और यहाँ पर हमने जो वोल्टमीटर में जो मान आएगा उसको यहाँ पर दर्शाएंगे। जैसे मान लेते हैं कि जब हमने कुंजी को चालू किया और जैसे कुंजी को चालू करते ही हम एमीटर में जो विद्युत धारा का मान है वो देखते हैं। जैसे हमने मान लिया कि विद्युत धारा का जो मान आया है वो 0.5 एम्पियर है। अब हम इस वोल्टमीटर में मान देखेंगे कि विभवांतर कितना हुआ 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा पर। तो जैसे मान लेते हैं कि जो विभवांतर है 1 वोल्ट उत्पन्न हुआ है। अब धारा नियंत्रक के द्वारा हम विद्युत धारा का मान बढ़ाते हैं और 1 एम्पियर करते हैं। अब जो आपका जो वोल्टमीटर होगा उसमें विभवांतर का मान देखते हैं, तो मान लेते हैं कि ये 2 वोल्ट है। इसी प्रकार ये जो अलग अलग विद्युत धारा के जो मान के लिए हम ये विभवांतर का मान ज्ञात कर लेते हैं। अब ये जो हमें मान प्राप्त हुए हैं इनके लिए हम एक ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में ये y अक्ष है और ये x अक्ष है, यहाँ पर 0 है। इधर हम विद्युत धारा का मान इस x अक्ष पर या OX जो है इस पर हम विद्युत धारा का मान को प्रदर्शित करेंगे और जो OY है या y अक्ष है उस पर हम विभवांतर का मान प्रदर्शित करेंगे। उचित पैमाना हम ले लेंगे। इस प्रकार उचित पैमाना हमने लिया है। जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर और 5 एम्पियर, इस प्रकार मैंने पैमाना लिया है। आप यहाँ पर जो पैमाना है वो भिन्न भिन्न भी ले सकते हैं। यहाँ पर इसका जो मान है वो भी हम इसी प्रकार लेते हैं। जैसे विभवांतर का जो मान है वो इस प्रकार ले रहे हैं। जैसे 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5 और ये 4, इस प्रकार हम इसका जो मान है वो ले लिए। अब 0.5 इनके दोनों के बीच में आएगा और उस पर जो विभवांतर का मान होगा वो ये होगा 1। इसी प्रकार जो 1 एम्पियर की विद्युत धारा है इस पर जो मान है वो 2। तो इस प्रकार जैसे जैसे हम इसको दर्शाएंगे वैसे वैसे हमारे को इस प्रकार का जो ग्राफ प्राप्त होगा, जिसमें विद्युत धारा का जैसे जैसे मान बढ़ रहा है वैसे वैसे विभवांतर का मान भी बढ़ रहा है। मतलब जैसे जैसे हम जो विभवांतर का यानी कि विद्युत धारा का मान बढ़ाएंगे वैसे वैसे जो I का मान भी बढ़ेगा। अतः जो ओम का नियम है वो सत्य है, क्योंकि V समानुपाती I होता है। I का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे विभवांतर का मान भी बढ़ेगा। तो इस प्रकार हम जो ओम का नियम है उसका हम सत्यापन कर सकते हैं कि किस प्रकार ये विद्युत धारा का मान बढ़ाने पर बढ़ रहा है। अब एक हमारे पास एक नया शब्द आया था प्रतिरोध। अब इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से अध्ययन करते हैं। देखिए प्रतिरोध क्या होता है। हमने अभी देखा कि कोई भी चालक तार है, उस चालक तार के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है और विद्युत धारा जैसे ही प्रवाहित करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन या आवेश है वो प्रवाहित होंगे। अब जो चालक तार है वो किसी पदार्थ का बना हुआ है और जो पदार्थ होता है वो कणों से मिलकर बना है या अणु से मिलकर बना है। तो चालक तार के अंदर जैसे ही इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे तो इन इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में बाधा उत्पन्न होगी, क्योंकि इस प्रकार जैसे हम ये कोई चालक तार है, उस चालक तार के ये कण हैं या अणु हैं और इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होगा तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने में बाधा होगी, मतलब इलेक्ट्रॉनों की टक्कर इन कणों से होगी। तो इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में जो बाधा उत्पन्न हो रही है उस बाधा को ही हम क्या कहेंगे, प्रतिरोध। यानी कि आवेश या इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह में उत्पन्न बाधा को हम प्रतिरोध कहते हैं। और प्रतिरोध का जो मात्रक है हमने देख लिया है कि प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है और जिसको इस चिन्ह द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं। अब इस प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कुछ कारक हैं। पहला जो कारक है, जो भी चालक तार है, चालक तार की लंबाई।
चालक तार की जो लंबाई होती है वो भी प्रतिरोध को प्रभावित करती है। चालक तार की लंबाई को हम L द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं। देखिए ये हमारा कोई चालक तार है। अब जो इलेक्ट्रॉन है वो एक तो ये जो चालक तार है इसमें यहाँ से यहाँ तक आएगा तो प्रतिरोध कम होगा। अगर इससे बड़ा लंबा या इसकी जो लंबाई चालक तार की लंबाई बढ़ा दी जाए तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ आने में ज़्यादा बाधा उत्पन्न होगी। तो इससे जो हम क्या अर्थ लगा सकते हैं कि अगर हम चालक तार की लंबाई को बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। मतलब जो चालक तार की जो लंबाई है वो प्रतिरोध के समानुपाती होती है। चालक तार की जो लंबाई बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध का मान भी बढ़ेगा। अगर इस जो प्रतिरोध है और जो लंबाई है इसके अंदर हम अगर ग्राफ खींचें तो ग्राफ इस प्रकार आएगा, यानी कि लंबाई और ये प्रतिरोध। जैसे जैसे चालक तार की लंबाई बढ़ रही है वैसे वैसे प्रतिरोध का मान भी बढ़ रहा है। दूसरा जो हम इस प्रकार लिख सकते हैं कि जो चालक की मोटाई ले हम, चालक की मोटाई, चालक की मोटाई भी प्रतिरोध को प्रभावित करती है। या इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं चालक तार का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। चालक के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल और चालक तार के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को ए द्वारा हम प्रदर्शित कर सकते हैं, एरिया। देखिए चालक तार की जो मोटाई या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाएं। देखिए एक तो ये चालक तार इतना मोटा है और एक थोड़ा ज़्यादा मोटा ले लेते हैं इस प्रकार। तो ये जो इसका जो क्षेत्रफल है वो ज़्यादा है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल इसका ज़्यादा है और इसका कम है। अब जैसे ही ये जो चालक तार मोटा होगा वैसे ही जो इलेक्ट्रॉन प्रवाह में जो बाधा है वो कम हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन आसानी से इसमें गति कर सकते हैं। तो चालक तार की मोटाई बढ़ाएं या अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाएं तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। यानी चालक तार की जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है वो प्रतिरोध के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब मोटाई बढ़ाएंगे वैसे वैसे प्रतिरोध का मान क्या होगा, कम होगा। जैसे ऊपर वाले समीकरण को हमने 1 नंबर दिया था और इसको समीकरण नंबर 2 हम लिख सकते हैं। अब समीकरण 1 और 2 दोनों जो समीकरण हैं वो बराबर हैं। यहाँ पर भी देखिए R समानुपाती L है और यहाँ पर R व्युत्क्रमानुपाती 1/2। तो इसको समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं कि R समानुपाती का चिन्ह और ऊपर L है और नीचे A है। तो इस प्रकार इसको प्रदर्शित कर सकते हैं। और हमने जो ओम के नियम में यहाँ पर देखा था कि इस समानुपाती का चिन्ह हटाया था तो हमने R लगाया था। तो यहाँ पर भी हम समानुपाती का चिन्ह हटा लेते हैं। R बराबर रो है L/A। ये जो रो है बोलते हैं और इसको हम रोह के स्थान पर K भी हम लिख सकते हैं। तो K लिखेंगे तो R बराबर K L/A इस प्रकार भी लिख सकते हैं। इस चिन्ह को हम रोह बोलेंगे। और ये रोह क्या है, रोह प्रतिरोधकता है, प्रतिरोधकता या इसको विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध, इसको विशिष्ट प्रतिरोध भी कहा जाता है। अब जो विशिष्ट प्रतिरोध का मान इस सूत्र से हम निकालें कि जो प्रतिरोधकता है इसका मान निकालें तो रो है बराबर RA/L। ये जो था A, इसको यहाँ रख लिया और इसको इधर भेजते हैं तो ये नीचे जो एरिया था यानी कि क्षेत्रफल था अनुप्रस्थ काट का वो इधर गुणा में चला जाएगा और ये नीचे भाग में। अगर हम इस रोह की या प्रतिरोधकता का मात्रक निकालना चाहें तो हम निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए R है यहाँ पर प्रतिरोध है और
प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो ओम होता है, तो ओम हमने लिख दिया। और यहाँ पर क्या है, ए मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल को हम मीटर स्क्वायर द्वारा हम प्रदर्शित करते हैं, मीटर स्क्वायर। तो ये मीटर स्क्वायर हो गया। और लंबाई है, लंबाई का जो मात्रक है वो मीटर है, जिसको हमने मीटर लिख दिया। 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो गया, तो ओम गुणा मीटर, ये प्रतिरोधकता का मात्रक आ गया है। इसको हम इस चिन्ह द्वारा ओम को प्रदर्शित करें और इसको एम द्वारा प्रदर्शित करें, तो इस प्रकार भी हम विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता का मात्रक निकाल सकते हैं। और यदि हम प्रतिरोधकता की परिभाषा दें कि प्रतिरोधकता होती क्या है, तो प्रतिरोधकता को हम इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। प्रतिरोधकता क्या है? प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध रो है या के लिया है तो के, इसको अगर परिभाषित करें तो कैसे करेंगे? इकाई लंबाई एवं इकाई अनुप्रस्थ काट वाले चालक तार का प्रतिरोध तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता कहलाती है। इकाई लंबाई और इकाई अनुप्रस्थ काट वाले चालक तार का प्रतिरोध उस चालक तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता कहलाती है। तो ये जो प्रतिरोधकता है उसको परिभाषित कर सकते हैं। यदि हम 1/A, जैसे हमने देखा था ना, R समानुपाती 1/A, अगर इसके व्युत्क्रमानुपाती है कि A का मान मतलब अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा? बढ़ेगा। अगर इन दोनों में हम ग्राफ बनाएं, यहाँ पर R इस x अक्ष पर, y अक्ष पर, और x अक्ष पर हम यहाँ पर 1/A लें, इसके अंदर जो ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ भी एक सीधी सरल रेखा आएगी। इस प्रकार ये ग्राफ आएगा। यदि हम केवल R और A में हम ग्राफ बनाएं तो वो ग्राफ इस प्रकार आएगा। ये इधर R और इधर A, जैसे जैसे हम A का मान बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे प्रतिरोध का मान कम हो रहा है। तो ये ग्राफ भी काफ़ी बार पूछे जाते हैं, तो इन ग्राफों को भी आप ध्यान से देखिए। प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले 2 कारक हमने पढ़ लिए हैं, चालक तार की लंबाई और चालक तार की मोटाई। तीसरा जो है वो पदार्थ की प्रकृति, मतलब जो चालक तार है वो किस पदार्थ से बना हुआ है। जिस पदार्थ से बना हुआ है वो भी उसकी प्रकृति भी प्रतिरोध को प्रभावित करती है, क्योंकि अलग अलग जो चालक तार हैं उनकी जो है वो भिन्न भिन्न होती है। तो चालक तार की जो चालक तार है उस चालक तार की जो प्रकृति है वो अलग अलग होती है। जैसे हम उदाहरण लें कि 2 चालक तार लें, जैसे एक तांबे का और दूसरे लोहे का, जिनकी लंबाई भी समान है और अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी समान है, और इसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो तांबे का जो प्रतिरोध है लोहे की अपेक्षा थोड़ा कम होता है। तो तांबा और लोहा दोनों ही चालक तार हैं, विद्युत धारा प्रवाहित होती है दोनों में ही, लेकिन यहाँ पर हम देखें कि लोहे का जो तार है उसकी जो प्रतिरोधकता है वो तांबे के तार से ज़्यादा होती है। अभी जो लास्ट है, चौथा जो पॉइंट है वो है ताप। देखिए प्रतिरोध को ताप भी प्रभावित करता है।
क्योंकि कुछ धातु जो हैं उनका जो प्रतिरोध है ताप बढ़ाने पर बढ़ता है, जैसे तांबा है, चांदी है। ऐसे जो चालक तार हैं उनमें अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध का मान क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन कुछ जो मिश्र धातु हैं जैसे मैग्नीज है, ऐसी जो मिश्र धातु हैं इनके अंदर क्या होता है, ताप बढ़ाने पर जो प्रतिरोध का मान है उसमें बहुत कम अंतर आता है। लेकिन कुछ अर्धचालक हैं, जैसे अर्धचालक हैं, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, ठीक है। ऐसे जो चालक तार हैं जैसे जो सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, इन ये वो चालक हैं, अर्धचालक हैं ये। और इन अर्धचालकों का अगर हम ताप बढ़ा दें तो ताप बढ़ाने पर इनका जो प्रतिरोध है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। और इसी प्रकार जैसे कुछ ऐसे हैं कि जो चालक तार, कुछ धातु ऐसी भी हैं जिनका अगर ताप बढ़ा दें तो एक निश्चित तापमान पर उसका जो प्रतिरोध है वो शून्य भी हो जाता है। ऐसे जो शून्य हो जाता है वो अतिचालक कहलाते हैं। अतिचालक कौन से हैं, जैसे हम पारे की बात करें, पारे की Hg में एक विशिष्ट गुण होता है, अगर इसको 4.2 केल्विन ताप पर हम गर्म कर दें या इसका तापमान इतना रख लें तो इसका जो प्रतिरोध है वो शून्य हो जाता है। तो इस प्रकार तापमान भी जो चालक तार है यानी कि प्रतिरोध को प्रभावित करता है। अगर ये जो तापमान है ये प्रतिरोध को इस प्रकार प्रभावित करता है, जैसे मैंने अभी बताया कि कुछ धातु ऐसी है जिनका ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, जैसे तांबा है, चांदी है। इनका क्या होगा, जैसे हम ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और जैसे मैग्नीज है, कांस्टेंट है, ऐसी जो धातु हैं, जो मिश्र धातु हैं, इनका जैसे ही हम ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध के मान में बहुत कम अंतर होगा, यानी कि परिवर्तित होगा नहीं, बहुत कम होगा। और कुछ अर्धचालक हैं जैसे सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये अर्धचालक हैं या इनको हम उपधातु भी कह सकते हैं। ये उपधातु हैं और इनका जो ताप बढ़ाएंगे तो जैसे ही हम ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध है वो बहुत कम हो जाएगा। और कुछ धातु ऐसी हैं जिनका ताप कम करने पर एक निश्चित ताप पर प्रतिरोध क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है, जिसको अतिचालक कहते हैं। जैसे पारा है, अतिचालक है, जिसका 4.2 केल्विन ताप पर जो प्रतिरोध का मान है वो शून्य हो जाता है। अब हम जो प्रतिरोधों का संयोजन है, प्रतिरोधों का संयोजन, ये हम अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे। अगर ये वीडियो आपको अगर पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अभी जो 10वीं का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैंने ये बताया है। और यदि आपको नोट्स की आवश्यकता है तो इन नंबरों पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, जिससे आपको नोट्स मिल जाएंगे। थैंक यू।